Which quantity with its unit is correct? Okay, सबसे पहली चीज है एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर हमारे पास मीटर पर सेकंड गिवन है, तो ये तो हमारे पास स्पीड का यूनिट होगा। उसने मुझे बोला विच इज करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है स्ट्रेट अवे। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो एम्पियर्स होता है, और यहाँ पे एम्पियर पर सेकंड के, तो ऑब्वियसली ये भी रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a battery is 8 joules per coulomb. Well, apparently याद करो ये O level से कि भाई V was actually work done over charge होता था O levels के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसका यूनिट जो आएगा जूल्स पर कूलम आएगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू वोल्ट्स। ये आप O लेवल्स में करके आए थे, तो बेसिकली दिस इज द करेक्ट यूनिट, ये हमारे पास है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार न्यूटन पर मीटर। ओ भाई क्या हो गया यार, खैर ये तो हो गया। अच्छा, फिर ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 2 आया, तो लुमिनोसिटी L ऑफ अ स्टार इज गिवन बाय L इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा t रेज़ टू पावर 4। ओके, सो अब इसके अंदर एक तो चीज ये है, जो लोग रीटेक दे रहे होंगे उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा, वो इसलिए लुमिनोसिटी का जो मतलब होता है वो होता है टोटल पावर आउटपुट, टोटल पावर। तो जिसको अगर पावर के यूनिट्स याद होंगे वो तो 1 सेकंड में कर सकता है, लेकिन जो न्यूबीज हैं, जो लोग पहली दफा जिंदगी में कर रहे हो, उनको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट उनके लिए है, जैसे उमर आपको मैं ये A2 के अंदर तो लाजमी ये वाला फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल पावर होता है हमारे पास। एक्चुअली स्टार का जो टोटल पावर निकल रहा होता है उसको हम लोग लुमिनोसिटी कहते हैं। खैर, नेवरदलेस लेट्स सपोज यू डोंट नो दिस, ठीक है, ये अगर पता भी नहीं है तो तब भी हम लोग उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट है, इनको तो मैं हटा दूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेट्स जस्ट एक्सपेंड द यूनिट्स एंड सी वेयर वी स्टैंड। व्हाट आर द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ L? सो ये हो जाएगा m स्क्वायर। सिग्मा के जो यूनिट्स हैं वो उसने हमें बताया हुआ है वॉट m -2 k -4, और फिर मल्टीप्लाई बाय थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, विच इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, सो ऑब्वियसली केल्विन ही आएगा। तो केल्विन रेज़ टू पावर 4 हो गया, ये कैंसिल आउट 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 हो गया। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास वॉट्स के बराबर होता है L, सो ये वॉट्स तो आ गया। अब हमें वॉट्स को भी एक्सपैंड करना है, तो वॉट्स हमारे पास जो होता है पावर का यूनिट होता है। तो पावर आपने O लेवल्स में किया होगा, तो पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम के बराबर होता है। तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा, अल्लाह रहम करे, फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो फोर्स इज इक्वल टू, एक मिनट पेन बहुत मोटा है, सो किलोग्राम m स्क्वायर S -2, वर्क डन पूरा का पूरा हो गया, डिवाइडेड बाय S हो गया। सो इवेंचुअली द फाइनल यूनिट इज गोइंग टू बी किलोग्राम m स्क्वायर S -3। अब ये हमारे पास सी आंसर बन रहा है इसका स्ट्रेट अवे। यहां तक तो आसान था ये वाला सवाल। वेल, अगर जिसको याद है तो टोटल पावर से डायरेक्ट पहुंच सकता है, और अगर जिसको सीधी सी बात है जो फर्स्ट टाइम AS लेवल दे रहे हैं तो उनके लिए ये यही है कि आप इसको एक्सपैंड करोगे एंड सो ऑन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा हमेशा ट्रिकी आते हैं, लेकिन स्टिल लेट्स सी। द डायग्राम शोज टू वेक्टर्स x and y drawn to scale. Okay, so apparently we have a vector x or which is equal to y minus z. Which diagram best represents the vector z? अब इसको करने के लिए या तो मैं एक काम करूं कि इसको ये अरेंज कर लूं, भाई z is equal to y माइनस एक्स। मैथमेटिकली आप याद करो कि आपने जब O लेवल्स में किया था तो हमारे पास इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है कि y की डायरेक्शन तो सही है, x की जो डायरेक्शन है उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके इधर बना सकते हैं, इसी को मैं इधर रिवर्स कर दिया। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है z मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें हेड टू टेल लगाना पड़ेगा। तो मैं इसी के ऊपर लगा सकता हूं इसको। जब मैंने इसी के साथ इसको हेड टू टेल में लगा दिया तो ये वाला जो मेरे पास वेक्टर बनेगा ये मेरे पास बन गया है -x। अब मैं इधर से लेकर इधर तक मैं अगर बनाऊं तो मेरे पास इसका जो आंसर बन रहा होगा वो अब हो जाएगा ये वाला जो मेरे पास रिजल्टेंट बन है, जिसको हम लोग इधर z बोल रहे हैं, z is now equal to -x plus y,
well apparently z is equal to y minus x. तो ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन सही बना है. अब z की डायरेक्शन आप इधर से अंदाजा लगा लो तो दिस शुड बी a. ये एक तरीका था इसको करने का, ये भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आई थिंक आज की क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होगा. अब इसको करने के लिए मुझे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. The diagram shows a cathode ray oscilloscope being used to measure the rate of rotation of a flywheel. अब मेरे पास इसमें rate of rotation है, सही है. You can clearly see that कि हमारे पास एक flywheel गोल गोल घूम रहा है. Guys, are you with me? Yes. Yes, ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो. मेरे पास flywheel गोल गोल घूम रहा है. अब इसने क्या किया है कि flywheel has a small magnet M mounted on it. Okay, magnet है. अब जरा इसको भी जरा समझने की कोशिश करो कि ये मैग्नेट मेरे पास गोल गोल घूमते हुए हर साइकिल में ये इधर से पास होगा. ओ लेवल्स में आप करके आए थे एक चीज कि भाई जब ये मैग्नेट इधर से मूव करता हुआ जाएगा, या मैं कॉइल को मूव कर लूं या मैं मैग्नेट को मूव कर लूं, तो हमारे पास इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि फील्ड लाइन बार बार कट होती हुई जाएंगी इस कॉइल से. जब ये कट होती हुई जाएंगी तो याद करो ओ लेवल से, और इनफैक्ट A2 में मिस्टर उमर आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट है, वो ये है कि जैसे ये कटिंग हो रही होगी तो इसके अंदर हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF प्रोड्यूस. तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास बार बार इसके अंदर एक साइकिल क्रिएट हो रही होगी, यानी हमारे पास एक पल्स आ रही होगी इस तरीके से. फिर जैसे ही क्रॉस करके जाएगा तो फिर एक पल्स आएगी, फिर पल्स आएगी, फिर एक पल्स आएगी, एंड सो ऑन. So this is the main idea behind this question. अब मुझे बोलता है कि each time the magnet passes the coil, a voltage pulse is generated. This information is actually given to you in the question itself, which is passed to the CRO. CRO stands for the cathode ray oscilloscope. The display of the CRO is 10 centimeters wide. यानी यहां से लेकर यहां तक का जो distance है वो 10 centimeters है. Okay. The flywheel is rotating at 3000 revolutions per minute. Okay, 3000 revolutions का मतलब है कि हम लोग इधर लिख सकते हैं, जरा इधर देखना. इसका मतलब है कि 3000 रेव्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है 60 सेकंड्स के अंदर. राइट, ये भी हमारे पास आ गया. चलो यहां तक तो क्लियर है. Which time-based setting will display clearly separate pulses on the screen? यानी मुझे क्या करना है, मुझे पल्सेस को जो है बहुत क्लियरली इस पे डिस्प्ले करना है कि मेरे पास इस तरीके से नजर आ रही हो कि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर सकूं. देखो, अगर तो आपकी सेटिंग इनकरेक्ट होगी तो शायद आपके पास इस तरीके से आ जाए, मतलब ये आ जाए. अगर ये आ गया तो इसको रीड कैसे करोगे यार. और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सेंसिटिविटी इतनी हाई हो कि आपके पास जो है वो सिंपल जो है पल्स की जगह पर सिर्फ आपको एक लाइन पूरी नजर आ रही हो, कि आपके पास पूरी पल्स भी इसमें नजर नहीं आ रही हो. तो दीज टू सिचुएशंस नीड्स टू बी अवॉइडेड. अब इसके अंदर हम लोग करेंगे कैसे? अब इसके लिए करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस सिग्नल की विड्थ निकालनी होगी, या मैं कह सकता हूं इसका टाइम पीरियड निकालना होगा इस सिग्नल का. तो मैं इसका टाइम पीरियड बड़े आसानी से निकाल सकता हूं. भाई मेरे पास है 300 रेव्स या साइकिल्स हैपन इन एग्जैक्टली 60 सेकंड्स. तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, एक रेवोल्यूशन का टाइम निकाल लें. एक रेवोल्यूशन का अगर आप टाइम निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 ओवर 3000. अगर ये आप टाइम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 3000. अगर आप करोगे तो दिस शुड गिव यू 0.02 सेकंड्स. 0.02 सेकंड्स. अब हमारे पास अगर ये 0.02 सेकंड्स में आ रहा है तो अब हम लोग एक काम करेंगे, जरा सुनो, यहां तक तो पहुंच गए हम लोग. ठीक है, ये दिस इज डन. ये मेरे पास सारा टाइम पीरियड. अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट मारूंगा. इस पहले जो है ना, सबसे पहले इस टाइम पीरियड को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो कि भाई इसको आप यूं भी लिख सकते हो 2.0 into 10 raised to power -2 seconds, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इसको बार बार इस टाइम को कन्वर्ट करूंगा. अब सपोज करो कि मेरे पास इसने क्या किया, टाइम बेस्ड सेटिंग को 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि यहां से लेकर, यानी मेरा कहने का मतलब है कि इधर से लेकर इधर तक मेरे पास 1 सेकेंड कवर हो रहा होगा. अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 1
सेकंड के इंटरवल में मेरे पास कितनी साइकिल्स आ रही होंगी। तो बड़ा आसान काम है, मैं काम कर सकता हूं क्योंकि ये भी अभी सेकंड्स में है, तो मैं काम कर सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स में इसको डिवाइड करें, मैं इधर ही लिख लेता हूं इसकी वर्किंग, तो 1 डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10⁻⁻² कर सकते हैं। अगर आप ये करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² किया और ब्रैकेट को क्लोज किया, तो ये भाई आपके पास आ रहा है 50। यानी इसका मतलब है कि इस 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 50 पल्सेस आएंगी। यानी आपके पास लिटरली गार्बेज नजर आएगा आपको इस तरीके से, यानी पूरी की पूरी स्क्रीन पर सिर्फ ये नजर आएगा आपको। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर के अंदर ये कचरा आ रहा होगा, 50 साइकिल्स आ रही होंगी। अब मैं काम करता हूं, दूसरे के ऊपर जाता हूं। अब सिंस यहां पे मेरे पास मिली सेकेंड्स में गिवन है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट मारूं, ये हो जाएगा मेरे पास 20 मिली सेकेंड्स हो जाएगा। वो अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि सर आपने कैसे कन्वर्ट किया इतनी जल्दी, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि आप सिंपल एक काम करो, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो ताकि ये -3 हो जाए। और जाहिर सी बात है, आपने अपनी मर्जी से अगर 10 से डिवाइड किया है तो आप ऊपर भी जो है आप मल्टीप्लाई कर दो बाय 10 ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स हो जाएगा। अब 20 इंटू 10⁻³ जो होता है वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स के बराबर। यहां पे भी पहुंच गए। अब मैं इसमें अगर निकालूं तो मेरे पास आ रहा होगा 10 डिवाइडेड बाय 20 करूंगा, लिख देता हूं इधर भी लिख देते हैं। यहां पे मेरे पास आ रहा होगा 10 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 0.5। यानी अब जरा सुन, अब मेरे पास हिसाब क्या है कि मेरे पास यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको डिवाइड भी कर दूं अगर, जैसे सपोज करो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि ये नहीं हो पाया, थोड़े से और छोटे होंगे, लेकिन एक हिसाब ये कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये अगर 2 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली मेरे पास पहले वाले 1 सेंटीमीटर के अंदर आधी साइकिल आएगी, और बाकी जो दूसरा जो मेरे पास है सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर के अंदर एक साइकिल आएगी। फिर मेरे पास 4 सेंटीमीटर के अंदर दूसरी साइकिल आएगी। फिर मेरे पास 6 सेंटीमीटर में तीसरी साइकिल आएगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि मेरे पास सेपरेशन बहुत क्लियर है अभी। लेकिन लेट्स सी इफ देयर इज अ मच बेटर वे टू डिस्प्ले इट। फिलहाल तो मैंने इसको जो है इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया है कि इसका मतलब है कि दिस इज अ वर्केबल ऑप्शन। बट हाउ अबाउट वी मूव ऑन टू दिस वन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब जरा सुनो, अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको जो है, जो मेरे पास यहाँ पे सेकंड्स में वैल्यू गिवन थी, इसको अब मैं माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूं। तो माइक्रो में अगर मैं इसको कन्वर्ट करने आता हूं तो 20 इंटू 10⁻³ है, तो इसको डिवाइडेड बाय 10⁻³ कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दो, तो ये तकरीबन मेरे पास हो जाएगा 20,000। मेरे पास ये हो जाएगा 20,000 माइक्रो सेकंड्स हो जाएगा, 20,000 माइक्रो सेकंड्स हो जाएगा। ये कन्वर्ट मैंने कर लिया। अब मैं इसको भी डिवाइड करूंगा, तो 100 डिवाइडेड बाय अगर मैंने 20,000 किया, तो मेरे पास मसला ये आ रहा है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर सिर्फ पूरा टाइम पीरियड भी नहीं हुआ, मेरे पास सिर्फ इसमें मेरे पास सिर्फ सिग्नल की जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 5 इंटू 10⁻³ एक और हिसाब निकालते हैं कि अगर 5 इंटू 10⁻³ 1 सेंटीमीटर के अंदर आए तो 10 सेंटीमीटर के अंदर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। यानी तब भी आपके पास पूरा टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं था। आपके पास इवन मैंने पूरी विड्थ भी यूज कर ली, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्नल आ रहा है 0.05 सेकेंड्स का। तो इसका मतलब है भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। ये वाला तो मेरे पास, ये वाला एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, मतलब 0.0, एक मिनट, मेरे पास इसका टाइम पीरियड कितना था, 0.02। तो इसके अंदर मेरे पास जो है, एक मिनट दोबारा से मुझे देखने दो, जस्ट गिव मी अ मिनट। 100 डिवाइडेड बाय 20,000 अगर किया, तो मेरे पास एक जो सिग्नल आ रहा है वो, मतलब जो थोड़ा सा जो पार्ट ऑफ द सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 10⁻³ का सिग्नल आ रहा है। अब जरा सुनो, मैं एक काम करता हूं कि मुझे पूरा फुल सिग्नल चाहिए, तो फुल सिग्नल जो है मेरे पास इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिग्नल आ रहा है 0.05 का पूरा, मतलब मैं इवन अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर दूं तो स्टिल आई एम गेटिंग अ सिग्नल ऑफ 0.05। मुझे पूरा 1 तक जाना था, तो 1 तक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास गया।
लास्ट ऑप्शन मेरे पास है डी है, तो डी के अंदर मैं अब इसको एक काम कर रहा हूं कि इसी को मैं इसको माइक्रो सेकंड्स में तो पहले ही हुआ भाई, माइक्रो सेकंड्स तो ये भी हुआ भाई। अगर मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय करूंगा तो फिर ये वैल्यू भी बहुत छोटी आ रही है, तो अपेरेंटली दिस कैन ऑल्सो नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि मेरे पास सिग्नल फिट ही नहीं आ रहा, इसके अंदर पूरा एक सिग्नल भी नहीं आ रहा। तो फाइनल ऑप्शन मेरे पास इधर बी हुआ। दिस क्वेश्चन इज डन। Anyways, next question हमारे पास कहता है, a student determines the density rho of steel by taking measurements from a steel wire. He uses this equation. What is the percentage uncertainty in his calculated value of density? अच्छा, मुझे density में परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालनी है, तो बहुत ही आसान काम है। सबकी आप परसेंटेजेस पहले निकालोगे, तो पहले वाला जो होगा मेरे पास, जल्दी जल्दी करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 6.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6%। दूसरा वाला आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो दिस गिव्स मी, वापस से कर लेते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सो दिस गिव्स मी अ परसेंटेज ऑफ 0.4%। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 0.01 डिवाइडेड बाय 2.00 and apparently I'm just going to multiply by 100 which gives me a percentage of 0.5%। यहां तक भी पहुंच गए। अब टोटल परसेंटेज अगर मुझे अनसर्टनिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, जरा इधर देखो। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहला काम यह करना है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई टोटल परसेंटेज अनसर्टनिटी के लिए मुझे सबकी अनसर्टनिटीज को ऐड अप करना पड़ेगा, लेकिन जिस पे पावर लगी होगी तो वो डबल हो जाएगी मेरे पास। सो अपेरेंटली मेरे पास ये वैल्यू डबल हो जाएगी क्योंकि डी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बाकी अब सबको ऐड कर लो तो देखो कितनी बनती है, ये हो जाएगा 1.6 प्लस 0.4 प्लस 2 multiplied by 0.5 and this gives me a value of 3%, so D should be the correct answer। ये भी हो गया। आगे चले guys, you are still with me right? Yes. अब जरा इधर देखो, एक में पहले मुझे नेट चेक कर लेने दो कौन सा कनेक्टेड है। यार मैं एक मिनट नेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, एक मिनट, just give me a minute, let me shift the internet to recording stopped। The acceleration of free fall on the moon is 1.6 meter per second squared। The moon apparently has no atmosphere, यानी वैक्यूम है एक तरह से। An astronaut standing on the surface of the moon drops a feather। तो इसका मतलब है feather वैक्यूम में गिर रहा है, वेट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। Which graph shows the variation with time of the speed of the feather during the first second of its fall? जाहिर सी बात है इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगी, तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब है द बेस्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ए, विदाउट एनी डाउट ये ऑप्शन आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्पीड बार बार ही बढ़ती जाएगी, तो इसका जो ग्राफ होगा इवन आगे जाके भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर होता तो यही ग्राफ मेरे पास यूं जाता और फिर आगे जाके कर्व होना शुरू हो जाता। खैर ये भी हो गया। फिर ये एक सवाल है, a tennis ball is released from rest at the top of a tall building। ये वाला सवाल हमने शायद पहले भी किया हुआ है। Which graph best represents the variation with time of the acceleration of the ball as it falls, assuming that the effect of air resistance is not negligible। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो resultant force होगी वो कम होती जाएगी, because apparently the air resistance will start acting on it। If the air resistance becomes equal to the weight of the object, the resultant force will become zero। If the resultant force becomes zero, the acceleration should become zero। So eventually मेरे पास ऐसा ग्राफ होना चाहिए जहां पर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही हो। इसमें नहीं जा रही, इसमें आप देख सकते हो कि कांस्टेंट हो रही है। इस तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। ये भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला सवाल, now this is a challenging question। The graph shows how the velocity v of an object moving in a straight line varies with time t from t is equal to 0 to t is equal to t। Okay, this is a velocity time graph। Okay,
Which graph represents the displacement s of the object in time t is equal to 0 to t is equal to t? Okay, अब इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक काम करते हैं कि यार मैं ट्रायल एंड एरर करूंगा, हर सवाल को मैं इसकी तरफ जाने की कोशिश करूंगा। जरा इधर देखो कैसे जाएंगे। मुझे पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के अगर मैं ग्रेडियंट निकालता चला जाऊं तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ जाऊंगा। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी इफ इट मेक्स सेंस। अब जरा इधर देखो, मेरे पास सबसे पहले इसका जो ग्रेडियंट आएगा, पहले मैं इसका साइज छोटा कर लूं एंड लेट्स जस्ट इंक्रीज दिस। अगर मैंने इसका ग्रेडियंट निकाला तो शुरू में इसका ग्रेडियंट 0 है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ये यहां पर जाकर मेरे पास परफेक्टली मैच हो रहा है, यहां पर हो रहा है, सो फार सो गुड। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा बीच में आते हैं, तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है। अगर पॉजिटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। वो वाली वेलोसिटी मेरे पास यहां पे नजर आ रही है, ये भी मैच कर गया। फिर उसके बाद अगर मैं बीच में देखूं डेड सेंटर पर, तो यहां पे मेरे पास इसका ग्रेडियंट 0 है। अगर ग्रेडियंट 0 है तो इसका मतलब है कि यहां पर मेरे पास इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होनी चाहिए, तो डेड सेंटर पे मेरे पास 0 भी मैच कर गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है, मेरे पास नेगेटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है। नेगेटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट का मतलब है कि नेगेटिव मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वो भी हमारे पास यहां पे आ रही है, यू कैन क्लियरली सी दैट। तो ये वाला पॉइंट भी मैच कर गया। एंड फाइनली फिर मेरे पास जो है स्पीड 0 हो रही है, तो इसका मतलब है कि आखिर में मेरे पास ग्रेडियंट 0 होना चाहिए, और वाकई में इधर मेरे पास ग्रेडियंट 0 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला ग्राफ मेरे पास पहला ही ऑप्शन, विदाउट मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स, मेरे पास पहला ही ऑप्शन परफेक्ट मैच कर रहा है, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये भी हो गया आपके पास सवाल सॉल्व। सो दिस इज डन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो दोबारा आपके लिए मैंने सामने रखा है, प्लीज कन्विंस योरसेल्फ द आंसर शुड बी ए। ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, आसान है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। The sphere falls from rest through air. Okay. The graph shows the variation with time of the sphere's velocity. Okay. Which diagram shows the forces acting on the sphere when it is at the velocity corresponding to point P on the graph? अच्छा, इसका मतलब है कि P पर अभी तक हमारे पास एक्सेलरेशन इंटैक्ट है, अभी भी एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन है, हाँ आगे जाके मे बी 0 हो जाए एक्सेलरेशन, लेकिन अभी अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ डोमिनेटिंग फोर्स स्टिल एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये वाला पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वेट और एयर रेसिस्टेंस बराबर है। दूसरे में मेरे पास वेट ही सिर्फ एक्ट कर रहा है, ये भी बकवास है, ये शुरू में हो सकता है। सी ऑप्शन में जरा देखो, हाँ इसके अंदर मेरे पास एक डेफिनेटली डोमिनेटिंग फोर्स आ रही है। द स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एयर, दिस मेक्स द परफेक्ट सेंस ओवर हियर। तो इसके अंदर जो है मेरे पास जो है वेलोसिटी बढ़ती भी जा रही है, लेकिन मेरे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कम होती जा रही है। अपेरेंटली द एयर रेसिस्टेंस इज स्टिल नॉट इक्वल टू द वेट, सो इसका मतलब है कि अभी भी मेरे पास वेलोसिटी बढ़ रही होगी। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। अब डी के अंदर क्या है, डी में ये है कि आपके पास कोई बंदा गिर रहा हो और उसने पैराशूट डिप्लॉय किया हो। डी ऑप्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है पैराशूट हैज बीन डिप्लॉयड, पैराशूट हैज बीन डिप्लॉयड। उसमें ये होता है कि थोड़ी देर के लिए एयर रेसिस्टेंस वेट से ज्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें यह होगा कि भाई आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, आदमी नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेक लग रही होगी इसकी गिरने पर। तो ये वाला तो हमारे पास पैराशूट वाला हो जाएगा, तो लेकिन इसका आंसर बेस्ट हमारे पास सी बन रहा है। मैंने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर दूसरा पेपर शुरू हो गया 2016 का। Which list contains only SI base units? Okay.
Ampere is a pure SI based unit. Kelvin is an SI based unit. Joule is a derived unit. तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. Kilogram is a pure SI unit. Newton is not. Base unit में हमें जाना है ना, तो मीटर इज अ प्योर SI बेस यूनिट. कूलम इज नॉट, क्योंकि कूलम को आप फर्दर खोल सकते हो. तो ऑब्वियसली डी बचा, लेकिन डी में भी चेक कर लेते हैं. सेकंड, केल्विन, एम्पियर, किलोग्राम, परफेक्ट मैच. ये वाला क्वेश्चन है. The stress needed to fracture a particular solid is given by this equation. अब stress जो होता है, ये आपको पता नहीं है कि क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं. वैसे भी आपके AS में आएगा आगे जाकर. तो stress जो होता है, ये सिग्मा का सिंबल है. stress का मतलब होता है force acting normally on unit area. तो आप बोलोगे कि सर ये क्या, ये प्रेशर है? वेल, प्रेशर की तरह ही होता है. इसका यूनिट भी हमारे पास टेक्निकली पास्कल्स के बराबर होता है. ये भी हो गया. यहां तक मैंने आपको असिस्टेंस दे दी. फिर मुझे कहता है कि वेयर E इज द यंग मॉडुलस. अब E इज द यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस के बारे में भी बता देता हूं. यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि यंग मॉडुलस के जो हमारे पास यूनिट्स आएंगे, इस E के जो यूनिट्स आएंगे, वो भी पास्कल्स के बराबर होता है. मैं आपको पहले से ही बता देता हूं. ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो. इसके बाद हमारे पास कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ एटम्स. अच्छा, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द atom. K is a constant with no units. What are the SI based units of gamma? ये gamma का सिंबल हमारे पास गिवन है, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि पास्कल्स को पहले खोल लेते हैं. तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको खोलेंगे. तो यहां पर आ जाएगा PA. K के यूनिट मुझे निकालने हैं, तो K तो मेरे पास इंटैक्ट है. एक काम कर लेता हूं, मैं पूरा ये ओवरऑल स्क्वायर कर लेता हूं. स्क्वायर करेंगे तो PA स्क्वायर हो जाएगा और पास्कल स्क्वायर हो जाएगा. और यहां पर हमारे पास जो है एक और काम मैं ये कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा K स्क्वायर भी हो जाएगा हमारे पास. और फिर ये वाला हमारे पास किसका निकाला है? व्हाट आर द SI बेस्ड यूनिट्स ऑफ. अच्छा, K को तो हमें वैसे ही कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज K के तो कोई यूनिट्स है ही नहीं. इसने बोल दिया K इज अ कांस्टेंट विद नो यूनिट्स, तो K तो भूल जाओ. तो अब अगर आपने स्क्वायर लगाया तो हमारे पास यहां पर जो आपके पास गैमा है वो खुल गया, मल्टीप्लाइड बाय E है वो भी खुला हुआ है आपके पास. गैमा के यूनिट्स हमें निकालने हैं, लेकिन E के यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी पास्कल से हमारे पास. और फिर मेरे पास जो है डिवाइडेड बाय D is the distance between the planes of the atoms. तो इसका तो हमारे पास मीटर आ जाएगा यहां तक आके. मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को मैंने स्क्वायर किया है, ओवरऑल ही स्क्वायर कर दिया. K तो यूनिटलेस था, तो वो उस पर स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कोई फर्क नहीं आने वाला. यहां तक तो पहुंच गए. इसका मतलब है कि मेरे पास जो फाइनली जो इसके यूनिट्स बनेंगे, इस गैमा सिंबल के जो यूनिट्स बनेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा PA मल्टीप्लाइड बाय M. यहां तक भी पहुंच गए. अब हमारे पास ये है कि क्योंकि एक पास्कल कट चुका होगा, अब पास्कल को मुझे एक्सपेंड करना है. तो पास्कल जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो किलोग्राम MS-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. सो फाइनली हमारे पास PA के जो यूनिट्स बनेंगे, वो हमारे पास जो बनेंगे वो आ जाएगा किलोग्राम. ये हो जाएगा M रेज़ टू पावर माइनस. ये जो स्क्वायर लगा हुआ था वो कहाँ चला गया? कौन सा वाला स्क्वायर लगा हुआ था? ऊपर जो PA स्क्वायर लिखा हुआ आपने, पास्कल स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये कैंसिल हो गया ना इधर से एक. सही सही, ओके सर, ठीक है ना. अच्छा, आप मेरी बात सुनो, यहां तक तो पहुंच गए. अब जरा इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा? KGM -1 S-2. बिल्कुल सही बोला, -2 तक पहुंच गए. और फिर ये मल्टीप्लाई बाय M भी हो गया. यानी फाइनली जो इसका यूनिट बना है वो बना है किलोग्राम. हमारे पास जो होगा ये हमारे पास M से मल्टीप्लाई होगा, तो किलोग्राम S-2 इसका यूनिट आना चाहिए. M कैंसिल आउट हो चुका है क्योंकि इस पे 1 था हमारे पास, ये 1 था. सही है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका B बना. ये भी हो गया. फिर हमारे पास आया फिर से वेक्टर्स वाले सवाल आ गया एक हमारे पास. जरा इधर देख लो, ये भी समझ लो. इसमें पहले मेरे पास जो है मुझे बोलता है वेक्टर्स P and Q are drawn to scale. अच्छा, drawn to scale है तो क्या करें? This diagram represents the vectors P minus Q. ओके, तो सबसे पहली चीज है कि मुझे इस Q की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. तो ये वाला इस तरफ हो जाएगा. अब मुझे क्या करना होगा,
इसको मैं उठाकर मूव करूंगा। अपेरेंटली आप जब पेपर में भी कर रहे होगे तो आपको एक अंदाजा लेना पड़ेगा इसका, और फिर आप जाओगे हेड टू टेल रूल पर। जब मैंने इसकी तरफ में आया तो मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूं कि मेरे पास इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, क्योंकि हेड टू टेल हो गया, ये आ जाएगा माइनस क्यू था, और ये मेरे पास है पी, तो मुझे निकालना है पी माइनस क्यू। तो इसका मतलब है मेरे पास ये वाला बनेगा डायग्राम, यानी मेरे पास इसके साथ कौन सा परफेक्टली मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि सी इज नाउ इक्वल टू, सी वाला जो मेरे पास जो वेक्टर है वो आ जाएगा सी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू के बराबर स्ट्रेट अवे। ये आपकी ओ लेवल सिलेबस डी मैथमेटिक्स में से वेक्टर्स है, उसको एक दफा फिर से देख लेना क्या चला जाएगा। बुक 4 होपफुली आपने रखी हुई होगी अब तक। अच्छा, फिर ये कह रहा है a meter rule is supported horizontally by two pivots as shown. Okay, so apparently we have this meter rule, और हमारे पास कुछ given है इधर, इतनी सारी इसमें चीजें लिखी हुई है कि कौन पढ़े इसको। पहले तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मुझसे बोलता है कि इस सवाल में बोलता है कि which measurements contributes most to the uncertainty in the calculated value of y. ओके, सो हमें ये 1 by 1 टेस्ट करना होगा। आई थिंक ये वाला सवाल भी मैंने कराया था, बट स्टिल दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले मैं इन सब की परसेंटेजेस निकालूंगा। वो निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 0.2 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, एंड दिस गिव्स मी 0.25। सही है। और अपेरेंटली इसमें आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर हियर, तो मैं डायरेक्टली 3 इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये भी हो गया। m के अंदर पहले निकालनी पड़ेगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो इसमें मेरे पास आ रही है ऑलमोस्ट, जो इसकी जो परसेंटेज अनसर्टनिटी आ रही है वो आ रही है 1.67। पहले ऊपर वाले की पूरी निकाल लेता, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये 0.75 हो जाएगी। ये भी मेरे पास आ गई, ये भी मेरे पास आ गई। अच्छा, फिर इसमें हो जाएगी, इसकी भी मेरे पास सेम आ जाएगी क्योंकि 0.1 और 6 है। पहले 60 और 1 था, अब 0.1 है और 6 है, तो ये भी मेरे पास 1.67 आ जाएगी। यहां तक भी सही है। लेकिन इसके अंदर टी के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी मेरे पास रेज टू पावर 3 हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो टोटल परसेंटेज बनेगी वो बन जाएगी 3 into 1.67, and that should give me a value of approximately 5.01%। यहां तक भी पहुंच गए। फाइनली W के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो W स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं। इसकी हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, and this gives me 2.17। अच्छा, मैंने ये हिसाब पहले ले लिया, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा कर रहा है y पर, अनसर्टनिटी इन y, किसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आ रही है? Obviously T है, तो this is good. तो obviously this is going to be C option. So you can clearly see that the percentage is actually higher. आप भी पेपर में यही करो कि बार बार इसको लिख कर करने से बेहतर है कि जो पावर्स हो ना वो इसी में ही डायरेक्टली, जब आप टेबल बना रहे हो तो इसी में मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपके पास क्लियर पिक्चर नजर आए। This is one way to do these questions. Oh my God, अब आया सवाल, फिर आया a ball rolls in a straight line up a ramp, okay, and then back down along its original path. Okay, तो हमारे पास एक apparently we happen to have a ramp with us, ramp हो गया, ये मैंने ramp भी बना लिया। अब इसको हमें imagine करना है कि भाई एक बॉल है, ये रैंप पर ऊपर चढ़ दिया, सही है। अब मैंने इसको जो है the rolls in a straight line up a ramp and then back down the ramp along its original path. अच्छा, which graph shows the variation with time of the ball's velocity? अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया होगा तो मेरे पास ये जाते हुए, ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी स्पीड कम होती जा रही होगी, 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 और रुकेगा, और फिर ये मेरे पास ये वापस आने की कोशिश कर रहा होगा। अब एक चीज है कि बिफोर वी इवन अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस, ये चीज मैं इधर ही कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। फिलहाल मैं आपको मेमोराइज कराऊंगा, जब आप फेस टू फेस आओगे तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा। फिलहाल आप इसको मेमोराइज कर लो कि भाई अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर इंस्टेंस है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास एक बॉल यूं रखी हुई है, हमें पता है फ्लैट सरफेस पे पड़ी हुई है, बॉल कभी भी मूव नहीं होगी, अग्रीड। सपोज करो कि फ्रिक्शन
प्लस हमारे पास फ्लोर था, अभी भी यहाँ पे बॉल मूव नहीं हो रही है, नो मूवमेंट, यहाँ पे भी स्टेशनरी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एंगल पे रखता हूं मूव क्यों होती है और एक्सेलरेट भी कर रही होती है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों होती है। सबसे पहले रियलाइज दिस फैक्ट कि इसके अंदर मेरे पास वेट डाउनवर्ड है, अग्रीड। अगर वेट डाउनवर्ड है तो हमारे पास यहां पर भी वेट डाउनवर्ड होगा, सही है, वेट अभी भी यहां पर है, लेकिन हमारे पास एंगल की वजह से, लेट दिस एंगल बी थीटा, अभी फिलहाल आप मेमोराइज कर लेना क्योंकि ये फेस टू फेस करवाने में ज्यादा मजा आएगा। हमारे पास यहां वाला जो मेरे पास एक फोर्स का, इस वेट का एक कंपोनेंट आ जाएगा, इसको मैं लिख भी देता हूं, आप लोग चाहो तो अभी कॉपी कर लो। कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ W डाउन द स्लोप, माय गॉड, डाउन द स्लोप, ये पहले अभी आप कॉपी करो और मुझे बताओ कि हो गया। Component of W down the slope is equal to mg sin theta, या मैं इसको कह सकता हूं W sin theta। अब ये जो है इसका प्रूफ मैं आपको, जब आप फेस टू फेस आओगे तो तब मैं आपका इसको प्रूफ दूंगा, इसको ट्रायंगल बना के हम लोग इसको प्रूफ कर सकेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई वांट यू टू मेमोराइज दिस थिंग कि हमारे पास जब भी स्लांट पे लेकर आओगे तो एक हमारे पास वेट का कंपोनेंट होगा जो कि हमेशा डाउन द स्लोप एक्ट करेगा, एंड वो वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है। प्लीज इस बात को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल समझ लो, रट्टा लगा लो, जो भी कर लो, फिलहाल ये याद रखो कि दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज W sin थीटा। आप इस W को एक्सपेंड भी कर सकते हो mg sin थीटा, ओके। तो अब मेरे पास इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया, आपने कॉपी भी कर लिया, तो मैं आगे एक स्टेप चलूं, आगे करूं? yes, अब जरा इधर देखो, अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें से मैंने सब चीजें हटा दी, ठीक है, ये भी मैं सब हटा रहा हूं इधर से। अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाना चाह रहा हूं। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि ये थीटा को भी छोड़ दो। अब मुझे पता है कि भाई अगर ये मेरे पास एक स्टोन था या बल्कि बॉल है, इस बॉल को अगर मैंने यहां से धक्का दिया होगा तो मुझे पता है कि इसके अंदर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी जो कि डाउनवर्ड की, मतलब डाउन द स्लोप होगी, विच वाज mg sin थीटा। तो इसकी वजह से ये ऊपर जाते हुए स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, रुकेगा और फिर ये वापस आएगा। यानी ऊपर जाते हुए अगर मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया और फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो पहले तो मुझे ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें मेरे पास वेलोसिटी चेंज नजर आनी चाहिए। वेलोसिटी चेंज इसमें नजर आ रही है और वेलोसिटी चेंज इसमें नजर आ रही है। अब जरा इसमें देखो, पहले वाला ऑप्शन में देखो, पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ये हमारे पास योगा कि इसने हमारे पास एक धक्का दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी से इसको फेंका और इसकी वेलोसिटी कम होती गई, 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 जीरो हो गया। इसका मतलब है कि जीरो, इसमें हमने स्टार्ट कहां से किया, इधर से स्टार्ट किया, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, फिर ये स्लो डाउन होते होते जीरो पे पहुंच गया, जीरो वेलोसिटी पे आ गया। फिर उसके बाद जरा देखो कि मेरे पास यही चीज जो है वापस आना शुरू हो गई। अब जब नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलरेट करता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, और यही चीज हमारे पास यहां पे भी शो हो रही है। तो स्ट्रेट अवे ऑप्शन ए मेक्स द मोस्ट सेंस। हो गया, ये वाला सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। फिर मेरे पास आया है 7। A ball is thrown with velocity v at an angle theta to the horizontal that we can see. It's a two-dimensional projectile motion. The acceleration of the free fall is taken as g. Assume that the air resistance is considered negligible. That means all the equations of motion will become valid if air resistance is taken as negligible. What are the horizontal displacement x and the vertical displacement y after a certain time t? अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज है horizontal component. Horizontal component of the velocity in this direction would be v cos theta. और अगर मुझे डिस्टेंस x निकालना है तो x शुड बी इक्वल टू v cos थीटा इनटू t। यहां तक भी पहुंच गए। इसका मतलब है कि गारंटीड इनमें से कोई एक होना चाहिए। और फिर हमारे पास एक और चीज है कि
इसके बाद तो फिर बहुत ही आसान हो गया कि भाई हमारे पास इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा शुरू में, सही है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास कम होता जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है विदाउट एनी वर्किंग और मतलब ज्यादा सोच में मुझे, जाहिर सी बात है, मुझे किसी वैल्यू को कम करना पड़ेगा और ये वैल्यू मेरे पास कम सिर्फ इसमें नजर आ रही है, तो स्ट्रेट अवे बी हो जाएगा। ये भी हो गया आपके पास। यहाँ पे क्या मसला था, ये भी हो गया आपके पास। और अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको शौक है थोड़ी सी वर्किंग करने की, तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, S is equal to UT plus half AT स्क्वायर, क्योंकि इसमें देख सकते हो कि आपके पास GT वगैरह लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो Y हो जाएगी, U की जगह पर मैं लगा दूंगा, ये हो जाएगा V sin थीटा लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा V sin थीटा इंटू T, और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस लगाया, लेकिन मुझे पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, तो यहां पे मैं लगा देता हूं माइनस जी लगा देते हैं, और फिर मेरे पास जो टी है इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। तो फाइनली आपकी जो इक्वेशन बन रही है, ये भी इस तरह भी कर सकते हो आप, ये हो जाएगा वी टी साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो अगेन यू हैव द सेम आंसर, इट्स योर चॉइस, ईदर यू डू इट डायरेक्टली और यू वर्क इट आउट योरसेल्फ। प्लीज टेल मी, आगे समझ में आया? यस सर। ठीक है, मुश्किल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही बात है कि कुछ लोग जो स्टूडेंट्स है, दे आर अपेरेंटली आस्किंग मी ऑल द टाइम कि सर बहुत मुश्किल है, हम कैसे इतना सोच सकेंगे? तो बेटे उमर भी तो आपके बीच में बैठा हुआ है, वो भी, उसको भी मुश्किल लगता था शुरू में, लेकिन अपेरेंटली विद इन अ मंथ और मे बी 2 months यू गेट यूज्ड टू दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। पूरे सवाल तो कोई भी सही नहीं कर सकता, ये तो गारंटी है पेपर के अंदर। तो भाई आपको किसने कहा है कि आप पूरे करके आओ? आप सिर्फ जो है इंटेलिजेंट गेम खेलो। इंटेलिजेंट गेम में ये है कि अगर 40 एमसीक्यूज होंगे तो कम से कम 32 33 तो सही कर सकते हो। ये कर लो, आपका ये वर्चुअली गारंटीड है, ये कर लो। अगर आप थोड़े से और एक्सेप्शनल केस हो तो भाई अपना टारगेट आप हायर रखो, आप करो 36 सही करने की कोशिश करो, 4 गलत भी हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत तो होगा, ये कोई मैथ्स तो है नहीं, क्योंकि आपकी भी एक कैपेसिटी है, एंड्योरेंस टेस्ट होगा। ये वाला एक सवाल है, मुझे कहता है अ बॉल travels from point X to point Y around a semi-circular track of radius 1 meter as shown। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। What is the displacement of the ball from X to Y? मुझे displacement चाहिए। Displacement is the shortest distance between 2 points। जब इसका रेडियस ही ये है तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास हो जाएगा, 1 मिनट मैं भूल गया कितना था, यहाँ पे 1 मीटर था, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक भी 1 मीटर होगा, और यहां से लेकर यहां तक भी 1 मीटर होगा, तो टोटल हो जाएगा 2 मीटर्स हो जाएगा। और इधर से अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो मेरे पास बेसिकली 2 मीटर्स ड्यू साउथ हो जाएगा, सही है? ये भी हो गया आपके पास ड्यू साउथ। इज दिस क्लियर? यस। बहुत आसान था सवाल। फिर हमारे पास ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2। फिर मुझे कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 a distance r apart is given by this equation। What are the SI base units of K? अब आपको इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा K should be equal to FR square divided by Q1 Q2। और हमें पता है कि Q के जो यूनिट्स होते हैं वो कूलम्स में आएगा, क्योंकि इसने हमारे पास बताया हुआ है कि Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस, तो कूलम का होता है एम्पियर सेकंड्स हो जाएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली एक काम कर सकता हूं कि K के यूनिट्स बनाने के लिए F के यूनिट्स हो जाएंगे किलोग्राम M S minus 2 multiplied by M square divided by ampere square S square लिख सकता हूं इसको। ये भी हो गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। सर बी बन रहा है मेरे ख्याल में। तो बी बन रहा है, बी बन रहा है, बी बन मैं भी बना के देख लेता हूँ। किलोग्राम, ये हो जाएगा M क्यूब, ये हो जाएगा नहीं सर डी बन रहा है।
और a-2, तो सॉरी a-2 आ जाएगा, तो ये वाला b बन रहा है हमारे पास स्ट्रेट अवे। ये भी हो गया, सही है। आई थिंक अभी मैं एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो ना मेरी बात जरा सुनो। थर्सडे वाले दिन हमारी फेस टू फेस क्लास होती है, तो उसके अंदर जो है ना मैं आप लोगों को जो है थ्योरी के क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो मोस्ट लाइकली प्रिंट आउट पे होगा। तो लेट्स सी हाउ यू फेयर इन दैट, और उसके बाद we'll move on to the next part of the syllabus. So let's move forward. An aeroplane can fly at a velocity x, ये मुश्किल सवाल है, when moving through still air. Okay. X direction में मतलब x velocity है. When flying in wind, the aeroplane's velocity relative to the ground is y. Okay. मुझे ये बोला है y. Y would be the resultant हमारे पास होगा, क्योंकि relative to the ground जो चीज आ रही होगी, तो ये तो resultant हो जाएगा straight away मेरे पास। फिर मेरे पास कहता है कि which vector diagram shows the magnitude and the direction of the wind velocity w. Okay. तो सबसे पहली चीज है कि मुझे ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें y पहले रिजल्टेंट आना चाहिए। रिजल्टेंट मेरे पास इस तरीके से आएगा कि मेरे पास y, x और w जो होने चाहिए वो हमेशा हेड टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए। इधर मेरे पास इसका हेड इसकी टेल के साथ कनेक्टेड है, ये डायरेक्शन भी बिल्कुल सही जा रहा है, और ये मेरे पास यहां तक तो फिलहाल परफेक्ट इसने दिया हुआ है। इट डज मेक सेंस, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये वाला आंसर नहीं, लेकिन दूसरे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मेरे पास y द रिजल्टेंट बन रहा है, बिल्कुल पक्का बन रहा है,